बच्चों, आज कक्षा 10 का हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संख्या क्या है। तो ये संख्याएं क्या है, इनको जानते हैं। गणित में संख्या वह चीज है जो किसी वस्तु को गिनने या उनका मापन करने के लिए किया जाता है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, एक को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, एक को कहते हैं अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, इनको काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं, इन काल्पनिक संख्याओं को कक्षा 11 में अगर जो बालक गणित से पढ़ेगा उनको मिलेगा। काल्पनिक संख्या पढ़ने के लिए 10 मिनट का अध्ययन हमको नहीं करना है। जैसे इस पर एक उदाहरण समझते हैं। x² + 2 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई पूर्णांक या संख्या याद करो जिसका वर्ग करके 2 जोड़ देने पर 0 है। ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो x² = 2 को इधर लेके जाएंगे -2, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में -2। ये माइनस कड़ी में 2 का वर्ग कर लेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। जबकि इसको हमको यहाँ नहीं पढ़ना है। इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। इसका अध्ययन हमको नहीं करना है। कक्षा 11 में ये हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हमको 10 में पढ़ना है, तो 10 में यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बनी होती हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को या समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर के बना है। परिमेय और परिमेय के समूह को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब तक कक्षा 8 तक 9 तक जो भी संख्या हम पढ़ करके आए हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम चर्चा कर लें कि परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या सुनते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे पूर्णांक जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है जबकि हर बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहां दोनों ये p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसक केवल 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर सहअभाज्य संख्या में जैसे p और q दो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो p और q के रूप में लिखा जा सकता है, हर बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय किसे कहते हैं? तो अपरिमेय के अंतर्गत हम लोग बोल सकते हैं कि जो परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय कहते हैं। कड़ी के अंतर्गत जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। कड़ी के अंतर्गत जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ये सब अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं परिमेय संख्या में। ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य। इन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत ले सकते हैं। अब ये प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्राकृत संख्या क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बात समझेंगे कि प्राकृत संख्या है क्या। तो यहाँ पर समझ लेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या किसे कहते हैं? गणित भाषा में संख्या वह चीज है जो किसी वस्तु के मापन या गिनने या लेबलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं वास्तविक संख्या, एक को कहते हैं अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अवास्तविक संख्या को हमको यहाँ नहीं पढ़ना है। परिमेय किसे कहते हैं?
तो ऐसे दो पूर्णांक जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है और हर बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये दोनों पूर्णांक अंश और हर में जो दोनों पूर्णांक होते हैं उसे सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब कि ऐसे दो पूर्णांक जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, या ऐसे दो पूर्णांक जिनका मौसक केवल एक हो, उसे हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग पढ़ सकते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, जितना भी ये सब पढ़े हैं ये हम लोग 1 से 5 के बीच में ये सब प्राइमरी क्लास में ये सब हमको बताया गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, चर्चा करते हैं प्राकृत संख्या पर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इनको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। इनको हम n से डिनोट करते हैं प्राकृत संख्याओं को। 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर इस पर चर्चा करें, अगर कोई पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं है, क्योंकि हर एक संख्या के बाद एक अगली संख्या अवश्य प्राप्त होती है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं है। लाखों करोड़ों में भी अगर संख्या आ जाती है तो उसके बाद एक अगली संख्या अवश्य प्राप्त होगी, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं। दूसरे नंबर पर आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं? यदि इन प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य बढ़ा दें, शून्य जोड़ लें, शून्य इनको मिला लें, तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। इनको W से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या है इनको कहा जाता है पूर्ण संख्या। इसमें पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, क्योंकि हर एक संख्या के बाद एक अगली संख्या अवश्य प्राप्त होगी। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 इससे भी मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इसे मिल जा रहा है, ये वाला इसमें 0 नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है 0 और प्राकृत संख्याएं इसमें सम्मिलित होती हैं, यानी 0 से लेकर के प्राकृत संख्या इसमें मिलती है, तो ये कहलाता है पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक देखो, पूर्णांक जैसे 0, पूर्णांक को हम I से डिनोट करते हैं, इंटीजर कहते हैं, I से या Z से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात कर ले 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक, इधर -1, -2 से लेकर के अनंत तक, ये पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक दो तरह से होते हैं, एक को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को अगर हम बात कर लें, यहाँ पर Z प्लस कर लें, तो ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक। अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1, -2, -3, -4 से लेकर के अनंत तक। 0 को ना धनात्मक ना ऋणात्मक, इसको केवल पूर्णांक कह सकते हैं, ये धनात्मक ऋणात्मक में नहीं आएगा। अगला नंबर पर आते हैं जैसे भाज्य। भाज्य किसे कहते हैं? तो भाज्य में जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम चर्चा करते हैं 8 पर, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो 8 जिन जिन संख्याओं से कट रहा है ये सभी संख्याएं इसका अपवर्तक कहलाते हैं, यानी गुणनखंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमको परिभाषा पढ़ना है भाज्य किसे कहते हैं। तो जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या इसे भी कहा जा सकता है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता है
जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। यानी तो शुद्ध परिभाषा इसे बोलेंगे कि जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटती है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 12 की बात करते हैं तो 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है। ये सभी जो देख पा रहे हैं ये सभी इस 12 के अपवर्तक कहलाएंगे यानी गुणनखंड कहलाएंगे। यहाँ पर एक और स्वयं 12 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य की बात करते हैं। अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात कर ले 2 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। जैसे 3 5 7 5 की बात करते हैं, 5 1 से कटेगा, स्वयं 5 से कटेगा। 7 1 से कटेगा, स्वयं 7 से कटेगा। 11 1 से कटेगा, स्वयं 11 से कटेगा। 13 1 से कटेगा, स्वयं 13 से कटेगा। तो जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से नहीं कटती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी सभी जो अभाज्य संख्याएं आती हैं वह सम विषम होती हैं, वो सम ना होकर विषम होती है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे हमको पढ़ना है कक्षा 10 में वास्तविक संख्या से संबंधित। तो वास्तविक संख्या में हम आते हैं सीधे किताब में 1.1 में HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे? अब हम लोग देखते हैं कक्षा 10 का 1.1 का पहला सवाल। जैसे इसमें ज्ञात करना है HCF। HCF का मतलब जान लेते हैं। HCF को हम हिंदी में कहते हैं मौसा। मौसा का मतलब हम समझ लेते हैं कि मौसा का मतलब क्या हुआ। मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। माने होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। महत्तम माने होता है सबसे बड़ा। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा। और समापवर्तक 2 शब्दों से मिलकर के बना है समधन अपवर्तक। हम समापवर्तक को लिख सकते हैं सम और प्लस अपवर्तक। सम का मतलब होता है बराबर और अपवर्तक का मतलब होता है कि जो संख्याएं जिस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं तो वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। सम माने होता है बराबर। अपवर्तक को समझते हैं। जैसे अभी उदाहरण लिए थे इसके पहले 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, स्वयं 8 से कटेगा। तो जो संख्याएं जिस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं तो वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। हम 12 की बात करते हैं तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। तो 12 जिन जिन संख्याओं से कटेगा वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएंगी। यहां पर बात करते हैं समापवर्तक की, माने समान अपवर्तक। समान अपवर्तक देखो इसमें क्या है। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, 1 लिख लेंगे। इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, 1 2 भी लिख लेंगे। इसमें 4 है तो इसमें 4 है तो 1 4 भी लिख लेंगे। तो ये समान अपवर्तक कहलाएगा। तो समापवर्तक किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती हैं तो वे संख्याएं उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाता है। अब समापवर्तक में ये 1 2 4 मिला है। इसमें सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है? 4। तो इसमें सबसे बड़ा समापवर्तक यानी मौसों को हम लोग कहते हैं 4। मौ माने होता है सबसे बड़ा, अस्त माने समापवर्तक। सबसे बड़ा समापवर्तक इसमें 4 है तो इसी को हम कहते हैं मौसा। अब यही हमको पढ़ना है 1.1 में मौसा ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा अगर हमको ये मौसा पढ़ना है तो पिछली कक्षाओं में हम मौसा ज्ञात करने के लिए कई तरीके पढ़े हैं। उनमें से एक तरीका है भाग विधि वाला। उसी से संबंधित ये चीज है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है इनको एक बार समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब होता है कि ये चरणबद्ध एक श्रृंखला है। चरणबद्ध श्रृंखला को अगर हम व्यवस्थित ढंग से लिख देते हैं
तो उसे हम एल्गोरिथ्म कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अगर हम बात कर लें कि 9 में हमको मान लो 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग कर लेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, 9 में से 8 घटा देंगे 1 होगा। अगर अब 12 में हमको भाग करना है 5 से, तो 5 दूनी के 10, ये 2 बचेगा। मान लेते हैं कि 34 में भाग करना है 8 से, 8 से भाग करेंगे 8 चौके 32, घटा देंगे 2 हो जाएगा। अगर हम 20 में भाग करते हैं 5 से, तो ये 5 चौके 20 होगा, ये शेषफल 0 हो जाएगा। यहां पर एक चीज का ध्यान देंगे, प्राइमरी में हम पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यानी जिसमें हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाजक। भाग करने पर यहाँ जो प्राप्त हो रहा है इसको कहते हैं भागफल, नीचे जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। यहां पर ये सूत्र पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल, इसी शेषफल, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें हम भाग कर रहे हैं यहां पर ख्याल करेंगे, जिसमें भाग कर रहे हैं तो इसको यहां 9 लिखेंगे, जिससे भाग करते हैं उसको यहां लिखेंगे, जो भागफल आता है इनको यहां लिखेंगे, और जो शेषफल आता है इनको यहां लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, जिसमें a बड़ा है b से, तो b का इसमें भाग करेंगे, तो भाग करने पर मान लेते हैं q बार जा रहा है, शेषफल r प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर a को कहेंगे भाज्य, a को कहेंगे भाज्य माने जिसमें भाग कर रहा है, b को कहते हैं भाजक जिससे भाग कर रहा है, q को कहते हैं भागफल जितना बार भाग गया है, और r को कहते हैं शेषफल जो नीचे बच गया है। अब एक चीज इसमें देखेंगे, इन 4 उदाहरण से देखने से हमको यह स्पष्ट हो रहा है कि जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वह सदैव इस भाजक से छोटा है, ये सदैव इससे छोटा मिल रहा है या 0 के बराबर मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो r का मान होता है, ये r का मान ये 0 की बराबर चाहे 0 से बड़ा, 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा, और सदैव b से छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होता है। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। इसी का हम यूज करके एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने का ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम एक आध 2 सवाल समझते हैं। जैसे इसमें पहला, डायरेक्ट इस पर सवाल पर आते हैं। पहला सवाल समझेंगे। पहला सवाल 1.1 कक्षा 10 1.1 का पहला सवाल। इसमें लिखा है कि 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सबसे पहले इनको चरणबद्ध श्रृंखला के रूप में हम वर्गीकरण करते हैं या लिखते हैं। जैसे अगर बात कर लेंगे 225 बड़ा है 135 से, तो 225 बड़ा है 135 से, ये 135 से बड़ा है। अगर हम बात कर लें 135 छोटा है तो 135 से भाग करेंगे 225 में, 225 में भाग कर लो, 225 में 135 से हम भाग करते हैं, भाग करेंगे तो 13 दुना के 26 अधिक हो जाएगा, एक बार पहले भाग ले जाओ, तो एक बार भाग ले जाएंगे तो 135 हो जाएगा, घटा देंगे 0, 12 में से 3 घटा देंगे 9, ये शेषफल हो जाएगा। ये शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। यानी यह a है, यह b है, यह q है, यह r है। तो ये क्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। तो यहां से हम लोग लिखेंगे अब इसको a बराबर bq प्लस r के रूप में। तो a की जगह पर यहां 225 है, b की जगह पर 135 है, q की जगह पर 1 है, शेषफल की जगह पर 90 है। देखो अब ये 0 नहीं हुआ है शेषफल, तो जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये क्रिया हम लोग करते रहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, तो जब r बराबर 0 के नहीं है तब इसमें चर्चा करेंगे 90 और 135, 90 और 135 पर चर्चा करेंगे। 135 बड़ा है
90 से। तो अब 135 में 90 से भाग करेंगे। चाहो तो इसके आगे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। अब अगर 90 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, घटा देंगे 5, 13 में से 9 घटा देंगे 4 हो जाएगा। तो अभी भी ये शेषफल 0 नहीं हुआ। तो यहां पर आप लिखेंगे कि 135 बराबर 90 गुणते 1, माने a बराबर BQ प्लस R की जगह पर इसमें 45 है। यहां पर लिखा जाएगा कि चूंकि R बराबर नहीं है शून्य के, इसलिए अभी और क्रिया करेंगे। अब 45 और 90 पर चर्चा करेंगे। तब लिखेंगे यहां पर कि 90 बड़ा है 45 से, तो 90 में हम 45 से भाग करेंगे। तो 90 में जब हम 45 से भाग करेंगे तो ये 45 दुना के 90 हो जाएगा। ये चाहो तो यहां से क्रिया आगे बढ़ाते जाएंगे या अलग अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां करके दिखा भी देंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप 90 बराबर 45 गुणते 2 और प्लस शेषफल यहां पर 0 हो गया, तो शेषफल लिखेंगे 0। तो जब इसका शेषफल शून्य हो जाता है तो वही उसका जो भाजक होता है वही उसका मौसा कहलाता है। तो शेषफल 0 हो गया तो ये इसका भाजक है, तो यही इसका शेषफल ये मौसा कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF यानी मौसा, HCF कितना होगा 45 है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है, यही इसका आंसर होगा। सवाल, दूसरा सवाल 1.1 का दूसरा 196 और 38,220, 196 और 38,220, 38,220 का हमको HCF ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो पहला चरण में बताया गया है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें ये बड़ा है, तो यहां लिख सकते हैं कि 196 छोटा है और 38,220 बड़ा है। तो यूक्लिड विभेदन प्रमेय के अंतर्गत ये पढ़े हैं कि a बराबर BQ प्लस R, इस रूप का पहले बदलेंगे तो इसमें इसका भाग करेंगे। तो 38,220 में 196 से भाग करेंगे। 196 से भाग करो, 19 दुना के 38, ये देखो कि कई बार जाएगा। तो 2 बार हम लेकर के चले जाएंगे। तो 2 से भाग कर लेंगे, 2 छक्का 12 को 2, 2 9 18 को 19 को 9 और 2 एकम 2 1 3, 392। ये अधिक हो जा रहा है तो 2 बार नहीं ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। तो 1 से भाग करेंगे तो 196 होगा, 12 में से 6 घटा देंगे 6 होगा। यहां से हासिल ले लिया तो यहां पर हासिल लेगा तो 17 में से 9 घटा देंगे 8, यहां पर 2 में से घटा देंगे 1। अब ये 2 उतार लेते हैं, 2 में भाग, इसका भाग करो इसमें, तो इसका इसमें भाग करेंगे तो 9 बार ले आकर के देखो तो 9 छक्का 54 को 4, 9 81 और 5, 81 5 86 को 6, 9 एकम 9 और 8, 9 8 17। एक बार और देख लेते हैं, 9 छक्का 54 को 4, 9 81 और 5 86 को 6, 9 एकम 9 8 17। 9 बार चला जाएगा तो 9 बार हम ले जाएंगे, 9 छक्का 54 को 4, 9 81 और 5 81 और 5 86 को 6 और 9 एकम 9 और 8 17। 12 में से 4 घटा देंगे 8, यहाँ 15 में से 6 घटा देंगे 9, यहाँ 0 उतार लेंगे। अब कबर भाग जाएगा, इसमें देखते हैं। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो 5 बार ले जाकर के देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 को 0, 5 9 45 और 3 48 को 8, 5 एकम 5 4 9। ये देख रहे हैं कि ये इतने बार में कट जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R के रूप में। तो a की जगह पर है लिखेंगे 38,220 बराबर BQ, B की जगह पर 196 और Q की जगह पर लिखेंगे 195 और प्लस R की जगह पर लिखेंगे 0। तो यहां पर इसका शेषफल 0 है, यानी इसमें इससे भाग करने पूरी तरह से कट गया है। अतः लिखेंगे यहां पर, अतः 196
38,220 का मौसा 196 से काटा तो इसका मौसा 196 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। ये साइड में करके दिखा देंगे और ये क्रिया करते रहेंगे। इसको चरणबद्ध करके लिख लो या ऐसे करके लिख लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें एक सवाल है, इसको देख लेते हैं। 867 और 255, इसको देखते हैं। पहला का तीसरा सवाल 867 और 255। अब यहां पर देखेंगे कौन बड़ा है, तो इसमें दोनों संख्याओं में ये बड़ा है, 867 बड़ा है। तो यहां पर लिखेंगे कि 255 छोटा है और 867 बड़ा है। तो पहला चरण में हम करेंगे क्या कि बड़े वाले में छोटे वाले से भाग करेंगे। तो यहां पर 867 में भाग करना है 255 से। अब भाग करो, 3 बार 25 या 75, 3 बार ले आकर के देखो। तो 3 बार 3 5 15 को 5, 3 5 15 और 1 16 को 6, 3 दूनी के 6 और 1 7, घटा दो। इसमें 7 में से 5 घटा देंगे 2, 6 में 6 घटा देंगे 0, 8 में 7 घटा देंगे 1, 102। तो 102 का भाग करेंगे 255 में। अभी यहां पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का बदलेंगे। तो ए की जगह पर 867 है, तो यहां लिखेंगे 867 बी क्यू, तो बी की जगह पर 255 है, क्यू की जगह पर 3 है और आर की जगह पर 102 है। यहां देखेंगे लिखना कि चूंकि आर जो है 0 की बराबर नहीं है, तो अभी और क्रिया आगे करेंगे। तो यहां पर अब 255 और 102 पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर 255 में फिर 102 से भाग करेंगे। यहां पर लिख सकते हैं कि 255 बड़ा है 102 से, तो 102 से भाग कर दो। इसका इसमें भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 1 में 2, 5 में 4 घटा देंगे 1, यहां घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 51 होगा। तो इसको लिखेंगे कि 255 बराबर बी क्यू, तो बी की जगह पर 102, क्यू की जगह पर हो जाएगा 2 और आर की जगह पर हो जाएगा 51। ये शेषफल 0 अभी नहीं हुआ, तभी और आगे बढ़ाएंगे। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसलिए अब 102 और 51 की बात करेंगे। तो 102 बड़ा हो जाएगा 51 से, तो 51 का भी 102 में भाग करेंगे। तो 102 में 51 से भाग करेंगे, ये 2 बार भाग चला जाएगा, 2 1 में 2, 2 5 10, ये कट करके शेषफल 0 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे कि 102 बराबर 51 गुणित क्यू की जगह पर 2 और आर की जगह पर 0। लिखेंगे कि चूंकि आर जो है 0 की बराबर है, इसलिए जिस संख्या से भाग करने पर लास्ट में अंतिम में जो भाजक है, जिस संख्या पर 0 से शेषफल हो रहा है, वही भाजक इसका मौसा कहलाएगा। तो ये भाजक 51 से भाग करने पर शेषफल 0 हो गया है, तो इसका मौसा 51 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 867 और 255 का मौसा यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 51। ये इसका आंसर हो जाएगा 51। 867 और 255 का मौसा 51 है। ये पहला सवाल खत्म हो गया। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखो क्या दिया है। दूसरा सवाल दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हम मान लेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है,
यहां पर मान सकते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब कोई विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो रहा है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं a बराबर bq+r। हम यहाँ पर ऊपर लिखे हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यहाँ पर a बराबर bq+r के रूप को बदलना है। तो जैसे धनात्मक पूर्णांक a बराबर bq+r, तो ये b का मान है, ये वाला, ये जो 6 आया है ये b का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जहां b बराबर कितना है, 6 है। और एक चीज जानते हैं शेष वाला, जिस यूक्लिड विभाजक प्रमेय से, कि जो a बराबर होता है, a बराबर bq+r के रूप का होता है। और ये जो शेषफल r है, ये कि 0 की बराबर से, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। इसमें जो शेषफल होगा वह सदैव b से छोटा होगा। तो यहाँ पर b का मान 6 आ गया है, अतः इसका शेषफल 6 से छोटा होगा। अतः लिखेंगे, अतः संभावित शेषफल r बराबर, यहां पर लिखेंगे अतः संभावित शेषफल r बराबर इससे छोटा होगा। जब भी होगा तो इससे छोटा, 0 के बराबर हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इससे हमेशा छोटा होगा। 0 के बराबर या तो b से छोटा, तो b से छोटा 5 से लेकर 0 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर इतनी स्थितियां बन रहा है। तो हम लिखेंगे पहली स्थिति। पहली स्थिति में देखते हैं, पहली स्थिति, ये बढ़िया सवाल है, इनको समझते हैं कैसे। पहली स्थिति में यदि r बराबर हम 0 लिख लें, पहली स्थिति में यदि r कितना हो, 0 के बराबर हो, तो जब 0 के बराबर होगा तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि a बराबर bq+r। तो लिखेंगे कि a बराबर, a का मान जो आएगा, जब r का मान 0 हो गया तो यहाँ पर bq+r के रूप में लिखेंगे। तो a बराबर हो जाएगा bq, b की जगह पर 6 है, q की जगह पर मान लेते हैं q कोई पूर्णांक है और r की जगह पर 0 है। तो यहां से देखते हैं कि a बराबर bq+r के रूप का हो गया। तो ये जो पूर्णांक का मान आया है ये शेषफल 0 है। तो किसी भी पूर्णांक में q का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1, 2, 3, 4 से लेकर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यदि किसी पूर्णांक में 6 से गुणा करेंगे तो वह सदैव सम आएगा। करके देखते हैं, लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, किसी भी पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक लिख लेना, किसी भी पूर्णांक में 6 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव सम आता है, सम होता है। किसी भी पूर्णांक में 6 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव सम पूर्णांक होगा। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर q का मान हम लोग कोई भी पूर्णांक रख लो, 1, 2, 3, 4, कुछ भी रख लो। अगर मान लो हम 2 रखते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, a बराबर 12 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा। तो ये जो भी मान आ रहा है ये सब सम आ रहा है। तो ये जो मान आ रहा है ये सम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर जो 6q आएगा वो क्या हो जाएगा, सम होगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये सम प्राप्त हो रहा है। दूसरी स्थिति में देखते हैं, दूसरी स्थिति में हम लोग यदि हम r का मान 1 रख लें तो यहां लिखेंगे दूसरी स्थिति r का मान हम रख दे रहे हैं 1। जब r का मान 1 रखेंगे तो यहां रख के देखो, a बराबर 6q और प्लस यहां पर r की जगह पर लिखेंगे 1। यहां पर 6q का जब गुणा कर रहे थे तो सम आ रहा था, तो ये सम हो गया, सम में 1 जोड़ देंगे, ये विषम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बनेगा एक विषम प्राप्त होगा, ये विषम होगा। ये समीकरण 2 हो जा रहा है। यहाँ से समझ लेंगे, ये 6 से गुणा करने पर यहाँ दिखाया है 6 से गुणा पर करने पर सम आ रहा था, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये विषम बन जाएगा। तीसरी स्थिति देखते हैं, तीसरी स्थिति में
अगर r का मान हम 2 भर दें, अब जब 2 भरेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पर 2 भरेंगे तो 6q यहाँ से दिखाया गया सम हो रहा है, ये सम है और 2 भी सम है। जब दो सम को जोड़ते हैं तो ये सदैव सम आता है, तो ये जो मान निकलेगा ये भी सम होगा, इसको सम लिखेंगे। ये समीकरण 3 कर दे रहा है, ये सम आएगा। फिर तीसरी के बाद चौथी स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति में यदि r का मान हम 3 भर दें तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पर 3, तो ये 6q का मतलब यहाँ से सम आएगा और ये 3 विषम है, तो सम और विषम, एक सम और विषम का जोड़ सदैव विषम प्राप्त होता है, तो ये विषम प्राप्त होगा। इसको बना लेते हैं 4, सम और विषम देख लो। जैसे मान लो 8 है और कोई विषम संख्या 3 जोड़ दो, 8 3 11, तो ये 11 विषम हो जा रहा है। मान लो 10 है, कोई विषम संख्या जोड़ दो, मान लो 5 जोड़ दो 15, ये विषम संख्या है। यानी एक सम और विषम का जोड़ सदैव एक विषम संख्या प्राप्त होती है। ये समीकरण 4 हो गया। चौथी के बाद पांचवी स्थिति देखते हैं। पांचवी स्थिति में यदि r का मान हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी स्थिति में r का मान 4 भर के देखो, तो a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 4 भरेंगे, तो ये भी सम होगा, ये भी सम होगा। तो सम में जब सम जोड़ते हैं तो सदैव सम होता है। ये समीकरण 5 हो गया। पांचवी के बाद छठवीं स्थिति देखते हैं। छठवीं स्थिति में r का मान 5 लिखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पर 5, तो ये सम आएगा और ये विषम है, 5 विषम होता है, तो सम और विषम का जोड़ सदैव विषम होता है, तो ये जो आएगा वह विषम होगा। इनको बना देते हैं समीकरण 5, 6। तो यहाँ पर देखेंगे, ये सवाल में हमको दिया गया है कि यदि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, विषम पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कि अतः समीकरण, ध्यान देना यहाँ पर, समीकरण 2, 4, 5, समीकरण 2, 4 व 2, 4 व 6, 5 नहीं 6, 2, 4 व 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2, 4, 6 देख लो, 2 विषम हो रहा है, 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक, 6q प्लस 1 चौथा, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यही हमको स्पष्ट करना है, सिद्ध करना है। सवाल में हमसे यही दिया गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। हम करेंगे क्या, इससे सवाल को हल करने के लिए हम मान लेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और कोई धनात्मक पूर्णांक जब a होगा तो सवाल में हमसे जो दिया गया 6q प्लस 1, तो यह a बराबर bq प्लस r के रूप से जब तुलना कर लेंगे तो b की जगह पर 6 आ रहा है इसमें, तो ये यहाँ पर b का मान 6 होगा। और r का मान हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि जो r का मान आता है वह सदैव 0 की बराबर, चाहे 0 से बड़ा और b से सदैव छोटा होता है। तो इसमें जो r का मान आएगा b से छोटा आएगा, b का मतलब 6 से छोटा आएगा, तो 6 से छोटा 5, 4, 3, 2, 1 0 हो सकता है। तो इसमें 6 स्थितियां बन रही हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि इसका जो संभावित शेषफल होगा वह 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर 6 स्थितियों को हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। पहली स्थिति में मान लो कि r बराबर 0 लिखें, तो a बराबर bq प्लस r के रूप में लिखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस 0 हो जाएगा। किसी भी पूर्णांक
के लिए जब 6 से जब गुणा करेंगे तो वह सदैव सम प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर हम सम लिख दिए हैं। और दूसरी स्थिति में r का मान हम 1 लिख रहे हैं। अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर लिखना चाहेंगे तो 6q + 1 के रूप का लिखें तो ये सम आएगा और 1 जोड़ देंगे तो विषम बन जाएगा। इसी तरह से आगे हम लोग क्रिया करते गए हैं। इसी 1 2 3 4 5 6 में देख रहे हैं कि समीकरण 2 4 और 6 से हमको यह स्पष्ट हो जा रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। यही हमको स्पष्ट करना था। अब हम अगला सवाल देखेंगे। जिनको ये उतारना होगा उतारेंगे, अगर स्क्रीनशॉट से लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जहां भी अधिकतम या उच्चतम या सबसे बड़ा जब शब्द पूछे आ जाए तो समझ लेना कि वहां पर हमको मौका ज्ञात करना है। तो इसमें दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो 616 और 32 का हम लोग मौका ज्ञात कर लेंगे। तो जब मौका ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन से ही करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 616 बड़ा है 32 से, तो 616 में हम 32 से भाग करेंगे। तो 616 में 32 से भाग करते हैं। 616 में हम 32 से भाग करेंगे। 32 से इसमें भाग करेंगे तो ये 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। 32 गुना के 64, तो एक बार पहले ले जाओ, ये 32 होगा। 11 में से 2 घटा देंगे 9, यहाँ 5 में से 3 घटा देंगे 2, 29 हो जाएगा। 6 को उतार लेंगे। अब 3 9 27, 9 बार ले जाकर के देखो, 9 दूनी 18 को 8, 9 3 27 और 1 28। अब घटाओ, यहाँ से लगा 16 में 4 घटा देंगे 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये A है या B है या Q है या R है। तो इस रूप का बदल दो इसको। A की जगह पर 616, B की जगह पर 32, Q की जगह पर 19 और R की जगह पर 8। जिसमें भाग कर रहे हैं वो अभाज्य, जिससे भाग करते हैं भाजक, जो यहाँ आता है भागफल, जो यहाँ आता है शेषफल। तो A बराबर BQ + R के रूप का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि R बराबर नहीं है 0 के। चूंकि R बराबर नहीं है 0 के तो और चरण आगे बढ़ाएंगे, इसलिए अब इसमें चर्चा करेंगे। ये 32 और 8 में 32 बड़ा है 8 से, तो ये 32 में 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक के 32, ये कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो 32 बराबर 8 × 4 + 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ शेषफल का मान 0 हो गया। तो जिस भाजक से यहाँ पर भाग कर रहे हैं वही सममौसा कहलाएगा। तो लिखेंगे कि अतः 616 व 32 का HCF कितना आ जाएगा 8, जिससे कट रहा है 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर में लिख देंगे 8। सवाल में जो पूछा है, सवाल में पूछा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है, तो लिख देंगे कि अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसके आगे वाला सवाल, चौथा सवाल पर चर्चा करते हैं। चौथा सवाल क्या दिया गया है इनको समझते हैं। अब देखते हैं चौथा सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है। अब इस सवाल में दे रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए यम, कोई भी पूर्णांक यम और 3m + 1 रूप का होता है। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि A बराबर होता है BQ + R। तो यहां से ये धनात्मक पूर्णांक ही मान लिए हैं।
बी की जगह पर उसने सवाल में दे रहा है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है 3m। तो यही वाला जो बी है ये चिन्ह है, तो यहां पर लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जहां बी बराबर 3 है, और जो आर का मान आएगा वो आर का मान हम लोग जानते हैं कि जो आर का मान आता है वह 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा और बी से सदैव छोटा होता है। तो जो आर का मान आएगा यह सदैव 3 से छोटा होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि अतः आर का संभावित मान, इसका जो संभावित मान होगा वो या तो 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा हो सकता है 0, 1 या 2 होगा। और जो यूक्लिड वर्ग प्रमेय का जो सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का होता है, अतः इसका जो रूप बनाएंगे तो आ जाएगा a बराबर बी क्यू, तो b की जगह पर इसमें 3 है और q की जगह पर उसमें यम दिया गया है, तो यहां पर हम 3 यम लिख देंगे और प्लस r लिखेंगे। तो यहां पर r का मान 0, 1, 2 आ रहा है। तो 3 स्थितियां बनेंगी। 3 स्थितियों को हल करने के लिए हम बनाएंगे पहला स्थिति r बराबर 0 के लिए लिखेंगे पहली स्थिति में r का मान हम लोग 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा a बराबर 3m प्लस r की जगह पर 0, तो a बराबर आ जाएगा 3m। सवाल में हमसे ये कह रहा है कि इसका वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे ये हो जाएगा a का स्क्वायर, इसका जब वर्ग कर लेंगे तो 9m का स्क्वायर होगा। यहां पर इसको लिखा जा सकता है 9 को 3 गुणित 3m का स्क्वायर, जहां इसको हम लोग मान सकते हैं कैपिटल M। यहां पर लिखेंगे कि माना 3m का स्क्वायर बराबर कैपिटल M, तो ये इसका रूप बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, इसको लिख सकते हैं कैपिटल M। इनको बना लो समीकरण 1। अब r का मान हम लोग लिखेंगे 1, तो यहां पर लिखेंगे दूसरी स्थिति में अब r का मान लिखा जाएगा 1, तो 1 जब लिखेंगे तो यहां से अब हम लोगों का बनेगा सवाल a बराबर 3m प्लस r की जगह पर 1 लिखेंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग पूछ रहा है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का वर्ग, a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर 3m, b की जगह पर 1, ये बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 3 के 9m का स्क्वायर, 1 का वर्ग कर लेंगे 1, 2 3 6m हो जाएगा। ये a स्क्वायर बराबर 9m का स्क्वायर, ये 6m प्लस 1, इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर बराबर, इसमें से अगर 3m तीन केवल कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा 3m का स्क्वायर, 3 दूनी के 6m, ये प्लस 1 छोड़ दे रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना 3m का स्क्वायर प्लस 2m बराबर मान लेते हैं कैपिटल M। तो इसका रूप बन जाएगा, इसका जो रूप बनेगा ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 गुणते, इसके जगह पर हम लोग m मान लिए हैं, इतना के जगह पर m मान लिए हैं, तो इसको लिखेंगे कैपिटल M प्लस 1, ये समीकरण 2 बन गया। अब यहां से r बराबर हम 2 के लिए हल करेंगे, लिखेंगे तृतीय स्थिति में r बराबर 2 के लिए बात करते हैं, तो ये रूप बनेगा a बराबर 3m प्लस r की जगह पर 2 भर रहा है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर
ये 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर 3m, b की जगह पर 2। अब इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 3 के 9m स्क्वायर, 2 कवर कर देंगे 4, 2 3 6 दूनी के 12m। इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9m का स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4, 4 को हम लोग चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहां से इसमें से देखो कुछ कॉमन है, तो यहां से 3 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3m का स्क्वायर, 3 चौक के 12m, 3 एकम 3 और ये प्लस 1। इसको हम लोग मान ले रहे हैं, लिखेंगे कि माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर कैपिटल M। तो इसका रूप बनेगा a स्क्वायर बराबर 3, इसको हम लोग m माने हैं, कैपिटल M प्लस 1, ये समीकरण 3। यहां पर देखेंगे ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर हम वर्ग करेंगे तो ये 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 रूप का हो रहा है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको दिखाना था। ये हम लोगों का चौथा सवाल है। इस सवाल को कोई उतारना है या नोट करना है, इसको देख लेंगे, लिख लेंगे, फिर इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। कटिया मतलब हाँ। देखते हैं अब 5वां सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें चौथा वाले में वर्ग पढ़े हैं, इसमें घन कह रहा है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहां पर किसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो इसमें घन कह रहा है कि घन जब करेंगे तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें जो पूर्णांक आ रहा है, जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन में जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r के रूप का होता है, तो यहां पर 9m कह रहा है, तो यहां पर ये जो b का मान है 9 होगा। तो अगर हम 9 मान करके ले रहे हैं तो इसमें संभावित जो शेषफल है 0 से लेके 8 तक हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ऐसा कोई चीज मान लें कि ये छोटा हो जाए और हम लोगों का काम भी हो जाए। जैसे 3 का गुणज न होता है तो हम 3 ही मान लेते हैं। लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जहां b बराबर 3 है, और जब ये 3 है तो r का जो मान होगा वह इस 3 से छोटा होगा। तो लिखेंगे अतः r के संभावित मान, r के जो संभावित मान आएंगे वह 3 से छोटा आएगा। तो 3 से छोटा 0 हो सकता है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये संभावित मान हो गया है। अब इसका जो रूप बनेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो रूप बनेगा a बराबर bq प्लस r, तो इसमें b की जगह पर 9 दिया है तो इसको लिख दे रहे हैं 9, और q की जगह पर सवाल में m बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, तो 9m प्लस r के रूप का लिखेंगे। तो यहां से r का मान हम लोग 0 1 2 3 0 1 2 तक हम हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पहली स्थिति में अब r का मान लिखेंगे 0। पहली स्थिति में r का मान 0, तो r का मान जब 0 होगा तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तो a बराबर 9m प्लस r की जगह पर लिखेंगे 0, तो a बराबर हो जाएगा 9m।
अगर बी की जगह पर 3 माने हैं तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर ये 3 होगा, यहां पर 3 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, 3 यम। अब यहां से लिखेंगे इसका घन करने पर, जब घन करेंगे तो घन करने पर लिखेंगे यहां पर दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 घात 3, इसका जब घन करेंगे तो 3 का घात 3, 3 का घात 3, 3 3 के 9, 9 3 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा यम के घात 3। इनको लिखा जा सकता है 1 घात 3 बराबर 9 गुणते 3 यम के घात 3। अब इसको हम लोग मान ले रहे हैं, लिखेंगे जैसे हम चौथा सवाल में मान रहे थे उसी तरह से इसको मान लेंगे। माना 3 यम के घात 3 बराबर कैपिटल यम, तो ये इसका रूप बन जाएगा 1 घात 3 बराबर 9 और इसको मान सकते हैं कैपिटल यम। इनको बना लेते हैं समीकरण 1। अब r बराबर 2 की बात करते हैं, r 1 की बात करते हैं, लिखेंगे r बराबर 1 लिख सकते हैं द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में द्वितीय स्थिति में r बराबर लिखेंगे 1। अब ये रूप बनेगा a बराबर 3m प्लस 1, लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 घात 3, ये 3m प्लस 1 घात 3, ये हो जाएगा a का क्यूब, ये a प्लस b का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab गुणित a प्लस b सूत्र होता है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a की जगह पर 3m, b की जगह पर 1 गुणित 3m प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 घात 3 बराबर 3 का 3 में गुणा कर लेंगे 27 यम के घात 3, 1 का घात 3 कर लेंगे 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 3 के 9, 9 का इसमें गुणा कर लेंगे 9 3 27 यम, 3 3 के 9, 9 का 1 में गुणा कर लेंगे 9 यम, आई यम स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 घात 3 बराबर 27 यम के घात 3, ये 27 यम का स्क्वायर, ये 9 यम प्लस 1, 1 घात 3 बराबर इसमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 3 27 यम के घात 3, 9 3 27 यम का स्क्वायर, 9 कॉमन कर लेंगे तो यम प्लस 1। अब इसको हम लोग मान सकते हैं, जैसे लिखेंगे यहां पर माना, यहां पर इसको मान सकते हैं, लिखेंगे कि माना 3 यम के घात 3 प्लस 3 यम का स्क्वायर प्लस यम, इसको मान लेते हैं कैपिटल यम, जैसे कक्षा में पिछले सवाल में पढ़े थे। तो इसका रूप बनेगा 1 घात 3 बराबर यहां पर 9, इतना के जगह पर हम लोग यम मान चुके हैं तो लिखेंगे यम प्लस 1। ये समीकरण दूसरा, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब लिखेंगे तृतीय स्थिति में, तृतीय स्थिति में r का मान 2 रखेंगे, r बराबर 2, तो इसका रूप बनेगा a बराबर 3m प्लस r की जगह पर एक बार लिखेंगे 2। अब घन की बात कर रहा है तो दोनों पक्षों का घन करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 घात 3, ये 3m प्लस 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा a का क्यूब, यह a प्लस b का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a b गुणित a प्लस b। अब इसको हल करते हैं,
ये हो जाएगा 1 घातीय 3, 3 तिलिक 9 3 27 यम के घातीय 3, 2 का 3 बार गुणा कर लेंगे तो 8, 3 तिलिक 9 दूनी 18, डायरेक्ट गुणा कर ले रहा है, 18 3 54, यम का यम में गुणा कर लेंगे यम स्क्वायर, 3 तिलिक 9 18, 18 गुणा के 36 यम हो जाएगा। 1 घातीय 3, 27 यम के घातीय 3, ये 54 यम के घातीय 2, ये 36 यम, और ये 8 वाले को यहां कर दे रहा है। ये हो जाएगा 1 घातीय 3 बराबर इसमें अगर हम लोग 9 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 9 3 27, 9 6 54, 9 चौके 36 प्लस 8। अगर इसको हम लोग मान लें, लिखें यहां पर माना 3 यम का घातीय 3, 6 यम का स्क्वायर प्लस 4 यम बराबर कैपिटल यम। तो इसका रूप बन जाएगा 1 घातीय 3 बराबर ये 9, इसके जगह पर लिख देंगे यम और ये प्लस 8। ये समीकरण तीसरा। देखो सवाल में हमसे यही पूछ रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह 9 यम प्लस 1 या 9 यम प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से 9 यम प्लस 1 और 9 यम प्लस 8 के रूप का हो रहा है। यही हमको स्पष्ट करना है, यही हमको दिखाना है, सिद्ध भी करना है। तो लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3 यम प्लस 1 या 3 यम प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमको स्पष्ट करना था। तो यहां से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो यह 3 यम प्लस 1 या 3 यम प्लस 8 के रूप का होता है। जिस बालक को इसको नोट करना है नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे।